Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So today I am here with the part 26 of our advanced problem series in which we are going to take a simple problem on 3-block system. So if you haven't checked the first 25 part of our advanced problem series, then go and check the playlist because it will definitely help you to boost your rank in JEE Advanced. Okay, so let's start with the problem statement. So this is the statement of the problem. So let us check it line by line. So there are 3 blocks of equal masses and are kept on the top of each as shown in the figure, which were initially at the top, initially at the rest. तो ये 3 block हैं which was initially at rest and they are kept over each others. So उसके बाद क्या हो रहा है? At t is equals to 0, a force that increases linearly with time starts acting horizontally on one of the block and plot of acceleration versus time on each block is shown. तो बोला कैसा जा रहा है कि अब तीनों में से हम बोल सकते हैं किसी में एक में लीनियरली बढ़ता हुआ फोर्स लग रहा है और तीनों का एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है. दिस इज फॉर अपर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक एंड द मिडिल ब्लॉक. सो इस हिसाब से हमें चेक करना है. फ्रॉम द ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट μ1 और μ3 को चेक करना है वेदर दे आर इक्वल और नॉट. द सेकंड पार्ट इज एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन विच ब्लॉक. ये हमें सेकंड बी और सी ऑप्शन में चेक करना है. एंड इन द लास्ट पार्ट द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द लोअर एंड द मिडिल ब्लॉक इज सेम. तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो कोफिशिएंट है वो सेम है या नहीं, इस बारे में भी हमें इसमें बात करना है. तो चलो वन बाय वन सारे ऑप्शंस को देखते हैं. तो इसके सोल्यूशन वाले पार्ट में आते हैं. तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 3 ब्लॉक्स कैसे रखे गए अगर हम देखें तो कुछ ऐसे रखे गए और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, पहले वो कंक्लूड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर. तो आप देख सकते हो अगर एक्सेलरेशन के डायग्राम को हम ध्यान से देखें सो यहाँ से कंक्लूजन ये बन सकता है कि टाइम टी नॉट तक तीनों चले ही नहीं है. टाइम टी नॉट तक देयर इज नो मूवमेंट और यू कैन से देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक since they start from rest, as it is given in the question that they start from rest and they haven't have any acceleration. So we can say till time t naught the bodies was at rest. तीनों बॉडी रेस्ट पे थे टाइम t naught तक. और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप देख सकते हो कि तीनों एक साथ इंक्रीज किए हैं कहाँ तक? 2t naught तक. अगर आपको ये ऊपर नीचे भी दिख रहा हो तो लेट मी मेक इट क्लियर कि ये सब एक ही लाइन पे लाए कर रहे हैं. ये सब एक ही लाइन पे लाए कर रहे हैं, ऐसा मान के हमको चलना है. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन हर मोमेंट में सेम है. मतलब ऑल ऑफ देम हैव सेम एक्सेलरेशन टिल टाइम टी नॉट. तो इसका मतलब है मैं तीनों ब्लॉक को एज अ सिस्टम ले सकता हूँ टिल टाइम टी नॉट. उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो अपर ब्लॉक है अब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया है. इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया है, जबकि इन दो का एक्सेलरेशन अब भी एक साथ बढ़ा है और किसी एक टाइम तक रेगुलरली लीनियरली बढ़ता हुआ ऐसा गया है. एंड आफ्टर दैट मिडिल ब्लॉक फिर ये उस 2t नॉट टाइम पे 3t नॉट टाइम पर इसका क्या हो गया है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट. इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया है? कांस्टेंट. और इसकी बात करें तो इसकी एक्सेलरेशन और फर्दर बढ़ती ही जा रही है. तो पहला ऑब्जर्वेशन तो अपने को ये समझ में आ रहा है अगर इन ग्राफ्स को हम ध्यान से देखें तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये समझ में आ रहा है कि
अगर इस पे फोर्स लगता तो इसका एक्सेलरेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं बन सकता था, इस पे लगता तो इस पे नहीं बन सकता था, और अगर इस पे लगता तो इस पे नहीं बन सकता था। इसका मतलब अगर आप देख सकते हैं कि ग्राफ सी जो था, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो थर्ड ग्राफ है, मतलब जिसमें मिडिल ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी एक्सेलरेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं हुई है, मतलब फोर्स इस ब्लॉक पे ही लग रहा होगा। ये तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन था कि तो एक चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मिडिल ब्लॉक पर ही फोर्स लग रहा है, मिडिल ब्लॉक पर ही फोर्स लग रहा है। पहला कंक्लूजन हमारा ये होना चाहिए कि मिडिल ब्लॉक पर ही फोर्स लग रहा है। अब आगे आ जाते हैं, लोअर ब्लॉक और अपर ब्लॉक को चेक करते हैं, जिसमें लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन थोड़ी देर तक 2t0 तक है, बट इसका एक्सेलरेशन सिर्फ t0 तक है। तो सबसे पहले t0 तक के कंडीशन को देखते हैं, बिकॉज t0 के पहले ये एक्सेलरेट होना शुरू किए थे। तो मैं क्या बोल सकता हूं, टिल at t is equals to t0, t is equals to t0 पे अगर बात करें तो क्या बोला जा सकता है कि तीनों ब्लॉक्स अभी तक एक सिस्टम की तरह चल रहे थे, बिकॉज अभी तीनों का एक्सेलरेशन 0 था और अब जाकर तीनों का एक्सेलरेशन आना शुरू हुआ है, और t0 तक इनके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था। तो इस तीनों को अगर मैं एक सिस्टम की तरह मानूं तो इसमें फोर्स लग रहा होगा, मान लो k t0, व्हाट इज k, सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और साथ में अगर देखें तो इनको अगर ये साथ एक्सेलरेशन सबका सेम था तो इस सिस्टम पे नीचे से एक फोर्स लग रहा होगा μ3 mg, ठीक है, नीचे की तरफ एक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा μ3 mg, और इस मूवमेंट पे स्लिपिंग स्टार्ट हुआ है ग्राउंड से, स्लिपिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ग्राउंड। तो अगर इस मूवमेंट पे ग्राउंड से स्लिपिंग शुरू हुआ है तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि k t0 और 3 μ3 mg आपस में इक्वल है। तो यहाँ से μ3 की वैल्यू लिख सकते हैं k t0 बाय 3 mg। तो पहला कंक्लूजन हमारा ये आ गया कि k t0 की वैल्यू 3 μ3 mg के इक्वल है, या फिर μ3 की वैल्यू k t0 अपॉन 3 mg है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और अब मुझे μ1 चाहिए, बिकॉज मैं μ3 निकाल चुका हूँ, μ1 चाहिए दोनों को कंपेयर करने के लिए। अब आगे की चीज़ें अगर आप देखें इस क्वेश्चन पे, अगर ग्राफ को थोड़ा और आगे से ध्यान से देखें तो अब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया है t0 के बाद, 2t0 के बाद, सॉरी, अब दोनों एक्सेलरेट करना शुरू किए और 2t0 पे इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया है। अच्छा, तो अगर मैं आपको बताऊं तो आपको समझ में ये आ रहा होगा कि अगर ये 3 ब्लॉक का सिस्टम है, अगर ये 3 ब्लॉक का सिस्टम है तो इसको चलाने वाला सिर्फ फ्रिक्शन ही है, इसको चलाने वाला सिर्फ फ्रिक्शन ही है। और अगर इसको चलाने वाला सिर्फ फ्रिक्शन है तो अगर इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई है तो इसका मतलब ये है कि इस पे अभी इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट होनी शुरू हो गई होगी, इसमें इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट होनी शुरू हो गई होगी। और इस मोमेंट तक भी सारे ब्लॉक्स आप देख सकते हो सेम एक्सेलरेशन रख रहे हैं। तो जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है 2t0 पे, मैं बोल सकता हूँ वही इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी है, इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन है और इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन है। तीनों का एक्सेलरेशन 2t0 पे सेम है और उसके बाद ये दोनों बढ़ना शुरू हो गए। तो अब मैं इक्वेशन लिखता हूं at t is equals to 2t0 पे, ठीक है। अब लिखता हूं at t is equals to 2t0 पे। तो 2t0 में भी इनको एक सिस्टम बनाया जा सकता है। तो 3m का एक सिस्टम बना लिए, इसमें फोर्स लग रहा है F इज इक्वल्स टू 2k t0 k0 t और या फिर k t0 जो भी है। और अब पीछे की तरफ इस सिस्टम में फोर्स अब भी क्या लग रहा है μ3 इंटू 3 mg, यही फोर्स तो लग रहा है पीछे की तरफ। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा मैं, k t0 माइनस μ3 इंटू 2 mg, सॉरी 3 mg इज इक्वल्स टू 3m
इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ये कब है? एट t इज इक्वल्स टू 2t0 में इन सिस्टम का एक्सेलरेशन, या फिर बोल सकते हैं कुछ इस तरह से सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है। अब इसके बाद ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है, और अगर मैं अपर ब्लॉक को बनाऊं इस मोमेंट पे, तो हमें पता है इस t0 के बाद इस पे लगने वाला फोर्स कांस्टेंट हो गया है, मतलब ये अपने लिमिटिंग पे आ गया है 2t0 पे। इसके बाद इसकी एक्सेलरेशन बढ़ी नहीं है, तो इस वजह से इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा? नॉर्मल है इसमें mg, और अगर आप देखें यहाँ से तो फ्रिक्शन इस पे सामने की तरफ लग रहा होगा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू ही है, और यही इसे एक्सेलरेट करा रहा होगा। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? μ1 mg ये किसके इक्वल है? μ1 mg ये इक्वल है मास टाइम्स ऑफ a, और a इसका इस मोमेंट में क्या है? जो एक्सेलरेशन सिस्टम का है, तो as ही लिख लेता हूँ। तो as की वैल्यू यहाँ से क्या लिखी जा सकती है? as की वैल्यू यहाँ से लिखी जा सकती है μ1g, as की वैल्यू μ1g, और पिछले इक्वेशन से आप लिख सकते हो k t0 को 3μ3 mg, ऐसा लिख सकते हैं k t0 को। तो इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ? 6μ3 mg, ये हो गया माइनस 3μ3 mg इज इक्वल्स टू 3m इंटू as, और as इस मोमेंट में क्या है? μ1g। तो अगर मैं इनको सॉल्व करूं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरह से डील कर रहा हूं क्वेश्चन को। तो ये हो गया 3μ3 mg, और ये किसके इक्वल हो गया? 3m μ1g। तो 3mg यहाँ से अपन करते हैं कैंसिल, और हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि μ1 इज इक्वल्स टू μ3। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो फर्स्ट ऑप्शन, अभी तक जितने ऑप्शंस हो गए उन्हें चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस ऑप्शन की तरफ अगर देखें तो मैं बोलता हूं कि हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक है। और सेकंड, हमने ये भी कंक्लूड कर लिया है कि मिडिल ब्लॉक पर ही फोर्स लग रहा है। अब बचता है लास्ट ऑप्शन चेक करना, इन विच कोफिशिएंट ऑफ static and kinetic friction between the lower block and the middle block is same। तो static और kinetic friction जो कि lower block और middle block पे लग रहा है वो सेम है, ऐसा बोला जा रहा है या नहीं चेक करना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मिडिल ब्लॉक के एक्सेलरेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। मिडिल ब्लॉक और लोअर ब्लॉक के बीच में, तो अगर आप एक्सेलरेशन के डायग्राम को देखें तो ये आपका मान लो मिडिल ब्लॉक है, और ये मान लो आपका लोअर ब्लॉक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मिडिल ब्लॉक और लोअर ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ कि लोअर ब्लॉक को एक्सेलरेट, लोअर ब्लॉक का अगर FBD बनाऊं, तो ध्यान से आप देखें तो लोअर ब्लॉक का एक बार FBD बनाते हैं तो आप ध्यान से समझ पाएंगे चीज़ों को। सो दिस इज लोअर ब्लॉक, इस पे एक फ्रिक्शन लग रहा है इनके बीच, जो कि अभी तक 2t0 की वक्त तक, सॉरी 3t0 तक स्टैटिक था। क्यों था स्टैटिक? इसलिए था बिकॉज इनका एक्सेलरेशन सेम था, मिडिल और लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम था। तो 3t0 तक, सिंस टाइम 3t0 दोनों का एक्सेलरेशन अभी इस मोमेंट तक सेम था, तो मैं बोल सकता हूँ फ्रिक्शन इनके बीच स्टैटिक था। तो 3t0 तक इनके बीच का फ्रिक्शन स्टैटिक था, ठीक है। तो फ्रिक्शन अभी स्टैटिक है टिल 3t0, और इस पे सामने की पीछे की तरफ एक कौन सा फोर्स लग रहा होगा? μ3 mg। एक फोर्स ये है, एक फोर्स स्टैटिक है, फ्रिक्शन का फोर्स है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ता गया है और एट 3t0 ये स्टैटिक अपने लिमिटिंग में चेंज हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टैटिक अपने लिमिटिंग में चेंज हो गया है, बिकॉज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इसके बाद जो लोअर ब्लॉक है 3t0 के बाद, उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई है
मतलब μ3mg अब भी वैसा ही लग रहा है और सामने वाला जो फ्रिक्शन है वो भी बिल्कुल वैसा लग रहा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी यहाँ तक इनके बीच में फ्रिक्शन स्टैटिक था, इसके जस्ट पहले तक दोनों के बीच में फ्रिक्शन स्टैटिक था, और इसके बाद इस मोमेंट पे इनके बीच में फ्रिक्शन काइनेटिक हो गया है, इनके बीच में फ्रिक्शन काइनेटिक हो गया है। तो आप देख सकते हो कि स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू थी, काइनेटिक की भी वैल्यू बिल्कुल वैसी ही है, बिकॉज अगर ये ग्राफ में काइनेटिक छोटा होता तो ये ग्राफ कुछ नीचे आके कांस्टेंट होता। आप समझ रहे होंगे, अगर काइनेटिक की फ्रिक्शन अगर म्यू के लेस देन म्यू एस होती तो ये ग्राफ यहाँ तक ये एक्सेलरेट हुआ था। अब जो इसको सामने की तरफ ड्राइविंग फोर्स है फ्रिक्शन का, जो कि था म्यू एस इंटू एन, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, म्यू के इंटू एन। और हम देख सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो स्टैटिक में मैक्सिमम एक्सेलरेशन था, काइनेटिक में भी वही एक्सेलरेशन चल रहा है। मतलब इसका ग्राफ अगर बिल्कुल यहाँ से फिनिश हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ कि इस केस में म्यू एस और म्यू के इक्वल है। अगर ये कंडीशन होता तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता, यहाँ से थोड़ा ड्रॉप होता और फिर ये काइनेटिक वाला एक्सेलरेशन आगे की तरफ बढ़ता। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनके बीच का स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करूं तो अगेन यहाँ पर बोला जा सकता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बिल्कुल भी दोनों के बीच में काइनेटिक और स्टैटिक का जो कोफिशिएंट है बिल्कुल सेम है। तो इन दिस मैनर वी कैन से कि ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, एंड एट लास्ट ये ऑप्शन भी ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शंस आर ए, सी एंड डी। सो ये था एक सिंपल सा आसान सा सवाल, बट अच्छा सवाल था। कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ों को करना नहीं था मैथमेटिकली अगर देखें, बट कंसेप्चुअली बहुत चीज़ें सोचनी थी। तो एक अच्छा सवाल था, आपको आई थिंक मज़ा आया होगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।